Hi everyone to our YouTube channel Pharma Forge, and today we are going to discuss the topic receptor. Receptor is a macromolecule composed of the lipoprotein which are located on the cell membrane or inside the cell or in the nucleus or in cell cytoplasm. रिसेप्टर एक लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है कि जो आइदर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है या तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. जैसे कि हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो फर्स्टली हम वहाँ पे जाके रिसेप्शन काउंटर से मिलते हैं और रिसेप्शन काउंटर के जाने के बाद वहाँ पे जो मैसेज है वो कैरी होता है ऑफिस में, और उसके बाद हमें जो कुछ भी हमारी प्रोसेस है वो आगे जाती है. उसी तरह कोई भी ड्रग या कोई सबस्ट्रेट आके बॉडी में आता है तो वो फर्स्टली रिसेप्टर से बाइंड होता है, और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद हमें जो फर्दर इफ़ेक्ट्स चाहिए वो मिलते हैं. उसी तरह ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर and form drug receptor complex, and magnitude of the response is directly proportional to the number of the drug receptor complex. Means जो रिस्पॉन्स है, जिस इंटेंसिटी से हमें रिस्पॉन्स मिलने वाला है उसकी इंटेंसिटी डिपेंड होती है कितने ड्रग और रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स बने हुए. जितने ज़्यादा ड्रग और रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा. तो ड्रग रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही हमें इफ़ेक्ट मिलता है. ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग इफेक्ट ऑफ द ड्रग मस्ट बी एबल टू ब्रिंग द कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग आया और उस रिसेप्टर से बाइंड हुआ, उतना ही काफ़ी नहीं है एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए. तो उसके वजह से, उस सबस्ट्रेट के वजह से जो रिसेप्टर है उसमें कुछ तो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने चाहिए. मतलब कि उसमें स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस होने चाहिए रिसेप्टर में, तभी जो है इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. तो रिसेप्टर के बारे में दो एक मतलब कि टर्म्स है, मतलब कि जो ड्रग है जो बाइंड होती है रिसेप्टर से उसके बारे में. फर्स्ट वन इज़ एफिनिटी. एफिनिटी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ द ड्रग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स. मतलब कि हर एक सबस्ट्रेट की खुद की एक मतलब कि उसकी खुद की एक टेंडेंसी होती है. कोई ऐसा होता है मतलब कि सबस्ट्रेट कि जो रिसेप्टर से जाके जल्दी बाइंड होता है, उसकी एफिनिटी बहुत होती है रिसेप्टर के तरफ. और कुछ ऐसा सबस्ट्रेट होता है कि जो स्लोली जाके जुड़ता है, इतना ज़्यादा उससे नहीं टेंडेंसी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हर एक स्टूडेंट की खुद की एफिनिटी होती है. कुछ लोग बहुत मतलब कि एकदम कंसंट्रेशन से सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उतना कंसंट्रेशन से नहीं सुनते. सेकेंड इज कंसेप्ट इज इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू ट्रिगर द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आफ्टर फॉर्मिंग ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. मतलब कि हर एक ड्रग की एक एबिलिटी होती है कि वो कितने इंटेंसिटी से वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा. कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा मतलब कि एवरेज रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो ये हर एक की इंट्रिंसिक एक्टिविटी अलग अलग होती है. देन आई हैव डिस्कस अबाउट द फुल अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल अगोनिस्ट एंड इनवर्स अगोनिस्ट. ये कंसेप्ट हमने पिछले वाले वीडियो में कवर किए हैं. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टाइप ऑफ द रिसेप्टर. फर्स्ट वन इज़ अ लिगैंड गेटेड आयन चैनल. सेकेंड one is a G protein coupled receptor. Third one is a enzymatic receptor, and last is a nuclear receptor. Ligand gated ion channel is also called as ionotropic receptor. It is most fast receptor and ligand binding site is an extracellular domain. मतलब कि ये जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल है वो हमारे मतलब कि बॉडी में सबसे ज़्यादा फास्ट रिसेप्टर है कि जो सबसे ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. विद इन सेकेंड उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, और उसे आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर भी कहा जाता है. और उसकी जो बाइंडिंग साइट है वो सेल के बाहर है, जहाँ पे आके कुछ सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसे कहा जाता है बाइंडिंग साइट. और ये इस रिसेप्टर की साइट सेल के बाहर मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्यूलरली प्रेजेंट है.
तो ये जो उसका स्ट्रक्चर होता है लिगैंड गेटेड आयन चैनल का, वो पेंटामेरिक होता है। पेंटामेरिक मीन्स उसमें 5 यूनिट्स होती है, 2 अल्फ़ा यूनिट होती है, 2 बीटा यूनिट होती है और एक गामा यूनिट होता है। इस डायग्राम में दिखा है कि ये 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। और ये जो रिसेप्टर है वो जब उससे कुछ मतलब कि सबस्ट्रेट आके जुड़ता है उसके बाइंडिंग साइड से, तब इस रिसेप्टर में कुछ चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं और चैनल्स ओपन होने के बाद उसे आयंस की एंट्री होती है। जब पॉजिटिवली चार्ज आयंस की एंट्री होती है तो उसे कहा जाता है डीपोलराइजेशन। जैसे कि हम मतलब कि याद करने के लिए डीपोलराइजेशन मीन्स धन, डी मीन्स धन, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का एंट्री होना, दैट इज़ डीपोलराइजेशन। और निगेटिव चार्ज का एंट्री होना, दैट इज़ हाइपरपोलराइजेशन। तो अलग अलग चैनल्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के आयंस मतलब कि अलग अलग आयंस की एंट्री होती है। किसी चैनल में पॉजिटिवली चार्ज आयंस ही आते हैं या तो किसी चैनल में निगेटिवली चार्ज आयंस ही आते हैं। तो ये है आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर। देन सेकेंड वन इज़ अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी protein coupled receptor bind to a ligand and activate a membrane protein, that is G protein। तो जब कोई भी सबस्ट्रेट है या कोई भी लिगैंड है वो आके इस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बाइंडिंग साइड से आके जुड़ता है, तब जी प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है। और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है वो लार्जेस्ट फैमिली है हमारे बॉडी में, कि ये मतलब कि ये जो रिसेप्टर है वो बहुत ही अब्यूडेंस में हमारे बॉडी में है और उसे 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहा जाता है, देन हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर भी कहा जाता है और सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहा जाता है। मतलब कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी स्नेक की तरह है, तो उसी वजह से उसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहा जाता है। देन 7 हेलिकल स्ट्रक्चर है तो उसे 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहा जाता है और हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर भी कहा जाता है। उसका जो बाइंडिंग साइट है वो भी एक्स्ट्रा सेल्युलरली प्रेजेंट है। और इसमें क्या होता है कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि फर्स्टली तो रिसेप्टर इनएक्टिवेटेड स्टेट में है, मतलब कि कोई भी लिगैंड उससे आके जुड़ा नहीं है। बट जब जिस डायग्राम में दिखा है एक रेड कलर का सर्कल, मतलब कि वो कोई भी सबस्ट्रेट है वो आके उसके बाइंडिंग साइड से बाइंड हो गया, और बाइंड होने के वजह से क्या हुआ कि वो जो रिसेप्टर है उसके इंट्रासेल्युलर रीजन में एक ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है। ट्राइमेरिक मीन्स 3 यूनिट्स है, एक यूनिट है अल्फ़ा सब यूनिट, एक है बीटा और तीसरा है गैमा। तो जब कोई भी ड्रग या कोई भी सबस्ट्रेट उस बाइंडिंग साइड से आके बाइंड होता है, तब जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो बीटा और गैमा सब यूनिट से अलग हो जाता है। अल्फ़ा सब यूनिट सेपरेट आउट हो जाता है बीटा और गैमा से, और जीडीपी का कन्वर्जन जीटीपी में हो जाता है। मतलब कि एक जीडीपी होता है फर्स्टली तो जब रिसेप्टर इनएक्टिवेटेड स्टेट में होता है, और जैसे ही कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ता है तो जीडीपी का कन्वर्जन जीटीपी में होता है, और अल्फ़ा सब यूनिट बीटा और गैमा सब यूनिट से अलग हो जाता है, वो सेपरेट आउट हो जाता है। बीटा और गैमा एक दूसरे के साथ रहते, और उसके बाद आइदर ऑफ द 2 पाथवेज फॉलो होते। फर्स्ट वन इज़ एडिनाइल साइक्लेज पाथवे। एडिनाइल साइक्लेज पाथवे को CAMP पाथवे भी कहा जाता है, और सेकेंड वन इज़ फॉस्फोलाइपेज पाथवे, उसे IP3DAG पाथवे भी कहा जाता है। तो ये 2 पाथवे हैं। दोनों भी पाथवे एक्टिवेट करने के लिए फर्स्टली तो ये चीज़ ज़रूरी है कि कोई भी सबस्ट्रेट आके जुड़े उस बाइंडिंग साइड से, और जुड़ने के बाद GDP का कन्वर्जन GTP में हो और अल्फ़ा सब यूनिट बीटा सब यूनिट से अलग हो। ये स्टेप्स तो दोनों पाथवे में भी कॉमन है। तो फर्स्ट इज़ एडिनाइल साइक्लेज पाथवे, एक्टिवेशन ऑफ द एडिनाइल साइक्लेज। पहले तो वो ड्रग आने के बाद, बाइंड होने के बाद एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है,
उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द CAMP का फॉर्मेशन होता है. CAMP इज़ अ सेकेंडरी मैसेंजर. देन एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेज. जो प्रोटीन काइनेज है जो इनएक्टिवेटेड स्टेट में है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स चाहिए वो प्रोड्यूस होता है. तो वो है एडिनाइल साइक्लेज पाथवे. एंड सेकेंड वन इज़ अ IP3DAG पाथवे. तो इसमें क्या होता है कि पहले तो ड्रग आके रिसेप्टर से बाइंड होता है. रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद अल्फ़ा सब यूनिट बीटा और गैमा से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद फॉस्फोलाइपेज C का प्रोडक्शन होता है. और फॉस्फोलाइपेज क्या करता है कि वो जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है उसका लाइसिस कर देता है, और उसके बाद दो मतलब कि जो प्रोडक्ट्स है वो बनते हैं. फर्स्ट वन इज़ IP3 एंड सेकेंड वन इज़ DAG. तो इनका फुल फॉर्म क्या है? इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, दैट इज़ IP3, एंड DAG का फुल फॉर्म है डाई असाइल ग्लिसरॉल. तो इन दोनों का प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होने के बाद कैल्शियम जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है. जैसे कि जब जब कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होता है तब तब कॉन्ट्रैक्शन होता है. मतलब कि जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर कैल्शियम रिलीज़ हो मायोकार्डियल सेल्स में, और कैल्शियम की एंट्री बाहर से भी हो, तो एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मायोकार्डियल जो सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है. तो किसी भी टाइम कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए कैल्शियम से उसका मतलब कि रिलेशन है. देन थर्ड रिसेप्टर इज़ अ एंजाइमेटिक रिसेप्टर. इन अनलिगैंड मोनोमेरिक स्टेट काइनेज रिमेन इनएक्टिव. मतलब कि एक एंजाइमेटिक रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर है कि जिसका ना एक इंट्रेंसिक डोमेन होता है. इंट्रेंसिक डोमेन मीन्स ये जो डायग्राम है उसमें दिखाया क्या है कि एक रिसेप्टर है, और रिसेप्टर का क्या है, एक बाइंडिंग साइट है, और बाइंडिंग साइट जब फ्री हो तो वो मतलब कि उसका इंट्रेंसिक डोमेन जो है वो इनएक्टिव है. बट जैसे ही कोई रिसेप्टर से कोई ड्रग या कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, तो वो जो इंट्रेंसिक डोमेन है, जिस इंट्रेंसिक डोमेन मीन्स वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम टायरोसिन काइनेज होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है. इन अनलिगैंड मोनोमेरिक स्टेट काइनेज इट रिमेन इनएक्टिव, but binding of the substrate or hormone bring about the conformational changes and bring about the dimerization. Dimerization means एक पेयर बनना. ये एंजाइमेटिक रिसेप्टर एक ऐसे रिसेप्टर होते हैं कि जिसमें जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद डाइमर का फॉर्मेशन होता है. डाइमर मतलब कि पेयर का एक जोड़ी बन जाती है, दैट इज़ पेयर फॉर्मेशन होता है. दैट टर्म इज़ कॉल्ड एज डाइमराइजेशन. जिस तरह से इस डायग्राम में दिखाया है कि पहले तो लिगैंड था, लिगैंड बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद टायरोसिन काइनेज का एक्टिवेशन हो गया, और फिर डाइमराइजेशन, पेयर बन गया, दैट इज़ डाइमराइजेशन. Then conformational change lead to the activation of the kinase that lead to the autophosphorylation of the tyrosine kinase that further increase the affinity of the substrate for the receptor. मतलब कि जो एक्टिवेशन हुआ टायरोसिन काइनेज का, उसके वजह से एक फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हुई. बहुत सारा टायरोसिन काइनेज का बहुत सारा ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, जिसके वजह से सबस्ट्रेट है उसकी एफिनिटी रिसेप्टर की तरफ फिर से अगेन मोर बढ़ गई, और उसके वजह से कास्केड ऑफ द फॉस्फोराइलेशन लीड टू द रिस्पॉन्स. बहुत सारा फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होने के बाद हमें जो रिस्पॉन्स है वो चाहिए वो प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ एंजाइमेटिक रिसेप्टर. तो एंजाइमेटिक रिसेप्टर का खासियत क्या है कि उसमें एक इंट्रेंसिक डोमेन होता है, जिसमें इंट्रेंसिक डोमेन में टायरोसिन काइनेज मोस्ट ऑफ द टाइम होता है. जब ड्रग या कोई रिसेप्टर आके मतलब कि ड्रग या कोई सबस्ट्रेट रिसेप्टर से आके जुड़ता है, तब रिसेप्टर में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, टायरोसिन काइनेज एक्टिव हो जाता है. टायरोसिन काइनेज एक्टिव होने के बाद डाइमराइजेशन होता है, पेयर फॉर्मेशन होता है.
उसके बाद बहुत सारे फॉस्फोराइलेशन की मतलब कि एक चेन सी बन जाती है। कास्केड मतलब एक उसका एक सीरीज़ बन जाता है और उसके बाद जो रिस्पॉन्स चाहिए वो मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ अ जैक्स्टेड बाइंडिंग रिसेप्टर। तो जैक्स्टेड बाइंडिंग जो रिसेप्टर है वो एंजाइमेटिक रिसेप्टर का ही एक सब टाइप है, बट वो इतना ही फ़र्क रखता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैक्स्टेड बाइंडिंग रिसेप्टर में क्या होता है कि इनिशियली तो जब कोई ड्रग या कोई सबस्ट्रेट रिसेप्टर से बाइंड ना हो तो वो रिसेप्टर जो होता है ना उसका कुछ इंट्रिंसिक डोमेन नहीं होता। और जैसे कि पहले तो टायरोसिन काइनेज था एंजाइमेटिक रिसेप्टर में, उस तरह से इसमें कोई भी इंट्रिंसिक डोमेन नहीं होता। ड्रग जब बाइंड होता है रिसेप्टर से तभी इंट्रिंसिक डोमेन भी इंट्रासेल्युलरली आके बाइंड होता है। जैक्स्टेड बाइंडिंग रिसेप्टर जेनस काइनेज सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। दिस रिसेप्टर इज डिफरेंट दैन द एंजाइमेटिक रिसेप्टर हैविंग नो इंट्रिंसिक कैटालिटिक डोमेन, मीन्स उसमें टायरोसिन काइनेज जैसा कोई भी इंट्रिंसिक डोमेन नहीं है। अगोनिस्ट कॉजेज डाइमराइजेशन एंड देन कॉजेज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस टू इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द साइटोलाइटिक जेनस काइनेज। मतलब कि क्या होता है कि जब कोई सबस्ट्रेट आके बाइंडिंग साइट रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट से आके जुड़ता है तो उसके वजह से पहले तो डाइमराइजेशन होता है रिसेप्टर का। डाइमराइजेशन मतलब कि पेयर फॉर्मेशन होता है जैसे कि एंजाइमेटिक रिसेप्टर में हुआ था। उसके बाद रिसेप्टर में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं और उसके वजह से जो सबस्ट्रेट है उसकी एफिनिटी जेनस काइनेज की तरफ बढ़ जाती है। मतलब कि फर्स्टली तो क्या है, कोई भी ड्रग बाइंड नहीं हुआ है, बट बाद में जब ड्रग बाइंड हुआ तो जैसे ही ड्रग बाइंड हुआ उसी टाइम उसके वजह से JAK, जैसे कि यहाँ पे लिखा है JAK यानी कि जेनस काइनेज उस रिसेप्टर के इंट्रिंसिक डोमेन से आके जुड़ता है। और जैसे ही जेनस काइनेज आके जुड़ता है तो क्या होता है, व्हेन JAK एक्टिवेटेड कॉजेज फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्टैट का सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, उसका फॉस्फोराइलेशन होता है जैक की वजह से, जेनस काइनेज की वजह से। स्टैट का सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, उसका फॉस्फोराइलेशन होता है। और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद पेयर ऑफ द फॉस्फोराइलेटेड स्टैट डाइमराइज to translocate to the nucleus to regulate transcription result in the biological response। उसके बाद डाइमराइजेशन होता है और उसके बाद जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहिए वो प्रोड्यूस होता है। साइटोकाइन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन एक्ट थ्रू दिस पाथवे। मतलब कि जो प्रोलैक्टिन मतलब कि जो मिल्क इंजेक्शन के टाइम पे मतलब कि जो नियोनेट है उसको जो फीडिंग मदर से उनमें प्रोलैक्टिन होता है, तो प्रोलैक्टिन या तो ग्रोथ हार्मोन देन साइटोकाइन ये सब भी इस जैक्स्टेट रिसेप्टर से वर्क करते। देन लास्ट वन इज़ अ न्यूक्लियर रिसेप्टर। दिस रिसेप्टर इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन बट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन पे नहीं है, बाकी सारे रिसेप्टर के जो बाइंडिंग साइट्स थे वो बाहर की तरफ मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्युलरली प्रेजेंट है। बट ये जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर है या तो साइटोप्लाज्म में है। तो उसके लिए मतलब कि इस न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए ड्रग जो होनी चाहिए वो लिपोफिलिक होनी चाहिए। लिपोफिलिक मतलब कि वो ड्रग जो हमारा सेल का फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है उसे उस ड्रग ने क्रॉस करना चाहिए, तभी वो ड्रग उस रिसेप्टर से बाइंड हो सकती है। अगर वो ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो वो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती और उसके वजह से वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो सकती। व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड टू द रिसेप्टर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस ऑफ द रिसेप्टर ऑकर, then formation of the dimer occur. This dimer bind to the specific sequence of the DNA that result in the gene expression or repression.
मतलब कि जब ड्रग या सबस्ट्रेट आके उस रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट से बाइंड होता है, तब उसके वजह से रिसेप्टर में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, और कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने के बाद एक डाइमर बनता है, एक पेयर बनता है, और उसके बाद जीन का एक्सप्रेशन होता है या तो रिप्रेशन होता है। जीन मतलब कि आइदर अगोनिस्ट एक्टिविटी होती है या तो जीन की जो एक्टिविटी होती है उसे सप्रेस किया जाता है, उसे कम किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर आर ऑफ टू टाइप, वन इज़ अ साइटोप्लाज्मिक में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड, एंड न्यूक्लियर में T3 T4 विटामिन ए एंड विटामिन डी ये आते। तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर की डायग्राम है। तो इसमें क्या दिखाया है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर इज़ अटैच टू द HSP90 प्रोटीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम अंडरगोइंग कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। मतलब कि ये एक ऐसा स्नेक जैसा स्ट्रक्चर है। तो फर्स्टली तो कोई ड्रग उससे बाइंड होता है, जब उसके कार्बोक्सी टर्मिनल पे आके, यहाँ पे COOH जो लिखा है उसके कार्बोक्सी टर्मिनल के आके वो ड्रग बाइंड होता है। तो जब वो रिसेप्टर इनएक्टिवेटेड स्टेट में, जब वहाँ पे कोई सबस्ट्रेट जुड़ा नहीं हुआ, तब उस रिसेप्टर से हीट शॉकिंग प्रोटीन HSP प्रोटीन बाइंड होता है। और वो जैसे ही कोई अगोनिस्ट ड्रग या सबस्ट्रेट आके उस रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो वो HSP90 जो प्रोटीन है वो उस रिसेप्टर से अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद ऑन बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट HSP90 प्रोटीन सेपरेट आउट एंड देन डाइमराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर ऑकर। देन रिसेप्टर का डाइमर फॉर्मेशन होता है, जिस तरह यहाँ पे हुआ है। दो पेयर, एक पेयर बनी है, दो रिसेप्टर की एक पेयर बनी है, और वो जो पेयर है वो किसी कोएक्टिवेटर प्रोटीन drug binding to the regulatory segment located in the middle of the molecule undergo fold in requisite configuration। मतलब कि ड्रग का जो रेगुलेटरी बाइंडिंग सेगमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स के मिडल में, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, वो जो रिसेप्टर और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस में मूव होता है, और मूव होने के बाद वो DNA से जुड़ता है। और DNA से जुड़ने से पहले क्या होता है कि वो किसी भी कोएक्टिवेटर प्रोटीन से, कोएक्टिवेटर और कोप्रेसर मीन्स सप्रेस करने वाला, और कोएक्टिवेटर मीन्स एक्टिवेट करने वाला। इस मतलब कि आइदर ऑफ द टू टाइप से प्रोटीन से बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद वो जो होल कॉम्प्लेक्स, वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस में मूव होता है, मतलब कि न्यूक्लियस में चला जाता है। और वहाँ पे DNA के स्पेसिफिक सीक्वेंस से, DNA का जो कोई भी स्पेसिफिक पार्ट है उससे जुड़ता है, और या तो जीन की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है, मतलब कि जीन की एक्टिविटी को एनहांस करता है, या तो सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। तो क्या देखा हमने कि न्यूक्लियर रिसेप्टर है उसके लिए ड्रग का लिपोफिलिक होना ज़रूरी है, और जैसे ही सबस्ट्रेट क्या होता है कार्बोक्सी टर्मिनल पे आके जुड़ता है, तो HSP प्रोटीन है, हीट शॉकिंग प्रोटीन जो है वो उस रिसेप्टर से अलग हो जाता है। उसके बाद अलग होने के बाद DNA बाइंडिंग रेगुलेटरी सेगमेंट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल अंडरगो फोल्ड इन रिक्विसाइट कन्फॉर्मेशन। उस रिसेप्टर में जो कुछ भी DNA बाइंडिंग रेगुलेटरी सेगमेंट है उसमें जो रिक्वायर्ड कन्फॉर्मेशनल चेंजेस है वो हो जाते हैं। उसके बाद लिगैंड और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स है, जो मतलब कि ड्रग है एंड रिसेप्टर है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसमें वो जो है वो न्यूक्लियस में मूव होते हैं, और न्यूक्लियस में जाने के बाद कोएक्टिवेटर और कोप्रेसर अनदर एक प्रोटीन से जुड़ जाते हैं, और उस प्रोटीन से जुड़ने के बाद एक DNA के सीक्वेंस स्पेसिफिक DNA के पार्ट से जुड़ते हैं कि उसके वजह से आइदर उस जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाए, या तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो सप्रेस हो जाए। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होता है वो हमारे बॉडी में स्लोएस्ट रिसेप्टर होता है,
क्योंकि वो तो बहुत मतलब कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो उसको रीच करने में भी बहुत टाइम लगता है। और साइटोप्लाज्मिक मतलब कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड का रिसेप्टर होता है। और न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियस में T3 थायराइड हार्मोन, T4 विटामिन ए और विटामिन डी का रिसेप्टर होता है। और हमने एंजाइमेटिक रिसेप्टर का पार्ट भी कवर किया। तो एंजाइमेटिक रिसेप्टर में क्या होता है कि इंट्रिंसिक डोमेन होता है, और जैसे ही ड्रग या कोई लिगैंड बाइंड हो बाइंडिंग साइट से, तो इंट्रिंसिक डोमेन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद फॉस्फोराइलेशन होता है, और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद जो प्रोड्यूस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्रिंसिक डोमेन टायरोसिन काइनेज होता है। और जैक्साइड बाइंडिंग रिसेप्टर क्या होता है कि वो इसी मत का एक टाइप है, पर उसमें इंट्रिंसिक डोमेन नहीं होता। जैसे ही कोई ड्रग आके बाइंड होती है, उसके बाद जेनस काइनेज उस रिसेप्टर से बाइंड होता है, और जेनस काइनेज रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद जो स्टैट है उसका भी फॉस्फोराइलेशन होता है। सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन का फॉस्फोराइलेशन होता है, और वो जैक के वजह से, जेनस काइनेज के वजह से होता है। और उसके बाद जो स्टैट का है डाइमराइजेशन होता है, मतलब कि उसकी पेयर बनती है, और वो न्यूक्लियस में जाने के बाद हमें जो रिस्पॉन्स है वो मिल जाता है। एंड उसके पहले हमने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर देखा कि जिसमें आइदर CMP पाथवे होता है या तो IP3DAG पाथवे होता है। और ये एक लार्जेस्ट फैमिली है रिसेप्टर्स की। एंड फर्स्ट वन इज़ आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर की, जो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, विद इन सेकेंड उसके इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। और ये कंसेप्ट देखी सबस्ट्रेट की एंड एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। थैंक यू।